नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज जिस विषय के साथ हम आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं, वो देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े वादे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है। उत्तराखंड की सरकार ने इसको ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। इसी के साथ हिमाचल और गुजरात के चुनावों में भी इसे मुख्य मुद्दा बनाया गया है। चुनावी वादा कहा जा सकता है इसे, कि वहां पर इलेक्शन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि कानून, एक राष्ट्र एक कानून। कानून क्या होता है? कानून नियमों और विधियों का एक समूह होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में लोगों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है, ताकि लोगों के हितों की रक्षा हो और वो एक न्यायपूर्ण जीवन जी पाए। भारत में कानून दो प्रकार से लागू किए जाते हैं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, इन सारी चीजों को लेकर अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होते हैं या समूहों के बीच में कोई विवाद होता है या संगठन के बीच में कोई विवाद होता है, तो ऐसे मुद्दों को निपटाने के लिए सिविल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिमिनल लॉ, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध या किसी समाज के विरुद्ध या संगठन के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य करता है, तब क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिमिनल लॉ सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू किया जाता है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर किसी ने किसी तरह का अपराध किया है तो उसके लिए सजा एक समान है। मान लीजिए अगर भारत में कहीं कोई हत्या करता है, तो वो भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी जगह हो, वहां पर हत्या की सजा जो सबको मिलेगी वही दी जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो समान रूप से लागू किया जाता है बिना भेदभाव के। जबकि अधिकांश सिविल मामलों में समानता देखने को नहीं मिलती है। धर्म और आस्था के आधार पर कानून बदलते रहते हैं। धर्म के आधार पर कानून का निर्धारण किया जाता है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्तेमाल किया जाएगा उसके मामलों का निपटारा करने के लिए। अगर हिंदू है तो हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाएंगे। उसी प्रकार से क्रिश्चियन और पारसी और यहूदियों के भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मामलों को निपटाया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत में कई मामलों में कहते हैं भिन्नता इसीलिए आती है क्योंकि वहां पर पर्सनल लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सिविल लॉ एक्सेप्शन भी है, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस, इंडियन पेनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स, जो कि सबके ऊपर एक समान लागू किए जाते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स का एक एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के ऊपर ही लागू किया जाता है, जिसमें उन्हें टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा वो सारे लोगों के ऊपर एक समान रूप से ही लागू किया जाएगा। परंतु अधिकांश सिविल मामलों में धर्म के आधार पर ही मामलों का निर्धारण किया जाता है। अगर हिंदू है तो मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, इनहेरिटेंस का जो मामले होंगे उसका निपटारा हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर मुस्लिम का कोई मामला है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही उसे निपटाया जाएगा। इसी प्रकार से क्रिश्चियंस और यहूदियों के लिए भी उनके पर्सनल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत में धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और धर्म के आधार पर ही मामले निपटाए जाते हैं। इसी सांस्कृतिक भिन्नता के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जाती है, एक ऐसा कोड जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो। यानी कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, सारे मामलों में एक ही तरह का लॉ हो। यहाँ पर यूनिफॉर्म कहा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक दूसरे से मिलता हुआ। अगर कॉमन सिविल कोड कहा गया होता तो इसका मतलब होता एक जैसे कानून। परंतु यहाँ पर एक जैसे कानून नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस तरह से आप स्कूल में बच्चों को देखते हैं, वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, पर उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो एक तरह की होती है। तो यानी कि पूरे भारत में एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो कि इन सारे मामलों में एक तरह से लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड जो मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन और
सक्सेशन इनहेरिटेंस के जितने भी मामले हैं सबके ऊपर एक समान रूप से लागू किया जाए। यानी कि जितने भी पर्सनल लॉ हैं डिफरेंट रीजन के उनको रिप्लेस करके एक कोड बनाया जाए जिसको कि सबके ऊपर समान रूप से लागू किया जाए। अगर एक हिंदू अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसी प्रकार से एक मुस्लिम भी अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्रिश्चियन और यहूदी को भी अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैरिज की एज वो भी एक समान होनी चाहिए। अभी हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लड़के की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल फिक्स की गई है। इस तरह का भी अंतर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी लड़की की जो एज है वो 9 साल फिक्स की गई है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी असमानताओं को खत्म करने की ये वकालत करता है। ये कहता है कि लड़के लड़की की एज में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़के को भी अगर अधिकारों का और शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है तो लड़की को भी उसी के समान शिक्षा का और अपने लिए आगे बढ़ने का, अपने करियर को चूज करने का और अपने लिए सोचने का उतना ही समय लड़की को भी दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर्सनल लॉ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। पर्सनल लॉ फ्रेमवर्क इतना जटिल है कि अदालतों को भी कई बार फैसला लेने में दिक्कत पैदा होती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड न सिर्फ धर्मों के बीच बल्कि धर्म के अंदर भी स्त्री और पुरुषों के बीच समानता पैदा करने की बात करता है। यानी कि दोनों को एक समान अधिकार दिए जाने की बात कहता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में भी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात कही गई है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने भी समान नागरिक संहिता की जरूरत को महसूस किया था। परंतु जब देश आजाद हो रहा था उस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स ने माइग्रेट किया था भारत में और बहुत से अलग कास्ट के भी लोग थे, जैसे क्रिश्चियन और यहूदियों ने भी भारत में आके शिफ्ट हो गए थे। तो उस समय अगर इसको लागू किया जाता तो माइनॉरिटी को लगता कि उनके ऊपर इस तरह का एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है, तो उस समय उसको थोड़ा-सा कहते नहीं कहते लागू किया गया और इन फ्यूचर ये कहा गया जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, सारी चीज़ों में बैलेंस आ जाएगा तब एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी जो कि सबके ऊपर एक समान लागू होगी। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी समय-समय पर विभिन्न-विभिन्न केसों में भारत सरकार से समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का आदेश दिया है। एक ऐसा ही केस है राजस्थान का, जहाँ पर कहते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में आता है और जब वो कोर्ट के सामने कहते हैं डिवोर्स लेने के लिए केस फाइल करता है, तब उसकी वाइफ इस यहाँ पर आके ऑब्जेक्शन करती है और उसको बताती है, क्योंकि वो कहते हैं राजस्थान के मीणा कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है और जहाँ पर डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया है उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में अदालत भी महसूस करती है कि 2 तरह के कानून किस लिए लागू किए जा रहे हैं। एक कानून है जिसमें कि मैरिज और डिवोर्स का पूरा कहते हैं प्रावधान दिया गया है और वहीं पे उसके पैरेलल ट्राइबल कानून है जो कि वहाँ पर डिवोर्स का राइट नहीं देता है। तो ऐसे में अदालत कौन से कानून को माने? ये कई बार अदालत के सामने कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण जो केस होते हैं वो लंबे खींचते हैं और कहते हैं जो आम जनता है उसका भी टाइम खराब होता है और अदालत को भी काफ़ी टेक्निकलिटी से गुज़रना पड़ता है कि इसमें हम क्या डिसीज़न लें। इसी तरह से आपको याद होगा शाहबानो का केस, जो कि 1985 का बहुत फेमस केस है, जिसमें शाहबानो को उसका हस्बैंड डिवोर्स दे देता है। शाहबानो की एज उस समय 60 साल थी और उसके 5 बच्चे थे और ऐसी एज में जब उसको उसका हस्बैंड डिवोर्स दे देता है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पर मेंटेनेंस और महिला को संपत्ति में किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता है। पर जब आधी ज़िंदगी उसने अपने हस्बैंड के साथ में गुज़ारी है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहाँ जाएगी? उसने अदालत का रुख किया और अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस तरह का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। परंतु उसकी कहते हैं रिक्वेस्ट पे उसके विनती पर अदालत ने उससे कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो भी डिपेंडेंट हो उनको मेंटेनेंस एक दिया जाता है। कहते हैं अदालत ने शाहबानो को मेंटेनेंस दिया, तो इस पर काफ़ी बवाल हुआ। जो मौलवी थे और जो मुस्लिम कम्युनिटी के कहते हैं हितधारक थे, उन्होंने इस पे काफ़ी हंगामा किया और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। सरकार के पास में जब इस तरह की चीज़ें जाती हैं, मौलवी इकट्ठे होके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे ये
पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है और इस तरह की चीज हमारे जो पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेयर पैदा करती है। तो ऐसे में उनको खुश करने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, राजीव गांधी सरकार ने उस समय 1985 में मुस्लिम महिला कहते हैं तलाक तलाक पर संशोधन अधिनियम 1986 को लेकर आई। इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया गया और शाह बानो इसमें केस तो हार गई, परंतु इसकी पॉलिटिकली ये काफी चर्चा में आया और शाह बानो को पॉलिटिकली सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट आया, जितनी भी महिलाएं थी, और लोगों ने कहा कि ह्यूमन राइट होता है एक इंसान का, उसको ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के आधार पर कहते मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए था। परंतु ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, वो पर्सनल लॉ के कारण पैदा होती हैं। जब इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तब लगता है कि एक राष्ट्र और एक विधान होना चाहिए, जो सबके ऊपर एक समान रूप से लागू किया जाए। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है, तो उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। समान अधिकार मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी और उनको विकास का एक समान मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएँगी। इसी प्रकार से जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको भी सुरक्षा मिलेगी और जब एक समान कानून होगा, तो उससे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा और हमारे भारत की जो एक धर्मनिरपेक्ष छवि है, जब धर्म को और कानून को अलग किया जाएगा, तो वो धर्मनिरपेक्ष छवि भी मजबूत बनेगी। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होने से कानून का सरलीकरण होगा। अभी पर्सनल लॉ फ्रेमवर्क इतना जटिल है कि कानून को कई बार समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी करने की इजाजत दी गई है, वहीं पर हिंदू व अन्य कहते धर्मों में सिर्फ एक शादी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है, तो उसको मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी में किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता है और इसी प्रकार कहते शादी की एज को लेके भी अलग-अलग कानून हैं। और कहते हैं इसी तरह से एक मुस्लिम के डिवोर्स की जो ग्राउंड है, उसमें कहते हैं मुस्लिम अगर मेल है और वो अगर वाइफ को अपनी डिवोर्स देता है, तो वो तुरंत शादी कर सकता है, जबकि वाइफ को डिवोर्स देने के कुछ टाइम के बाद रुक कर ही शादी करनी पड़ती है। जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वाइफ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और उसको डिवोर्स में भी मेंटेनेंस दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार का क्रिश्चियन और यहूदी कम्युनिटी में भी है, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस तरह का किसी तरह का प्रावधान नहीं दिया गया है। वहीं पे कुछ कहते हैं पर्सनल लॉ है जिसमें बेटी को प्रॉपर्टी में कहते हैं राइट नहीं दिया गया है। इसी प्रकार क्रिश्चियन में अगर डिवोर्स लेना हो तो कहते हैं 2 साल के लिए अलग रहना पड़ता है, तब डिवोर्स दिया जाता है। इस तरह देखा जाए तो काफ़ी हर कहते हैं रिलीजन में पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो कानून है वो अलग-अलग है, जो असमानता पैदा करते हैं। जिसे अभी कुछ टाइम पहले ट्रिपल तलाक को बंद किया गया है। ट्रिपल तलाक में भी इंस्टेंट तलाक दे दिया जाता था। बाकी जो रिलीजन थे उसमें तलाक का एक लंबा प्रोसीजर होता है, जिसको फॉलो करते हैं और काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद में डिवोर्स होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस से दूर करने के लिए अगर समाप्त किए जाने के लिए सोचा जा रहा है या उनको कहते हैं समाप्त नहीं किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को एक दूसरे से मिलता-जुलता बनाया जाएगा, तो वो काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। कई मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जिसमें पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहा है। इसमें अगर कहा जाए तो अफ़गानिस्तान, जो कि कट्टर मुस्लिम कंट्री माना जाता है, वहाँ पर भी हलाला और ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। उसी प्रकार से अमेरिका और यूके में जो कहते हैं मुस्लिम्स हैं, वो भी कहते हैं जो कॉमन लॉ है उनको फॉलो करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है, जब मुस्लिम कंट्रीज़ में टर्की हो गया, बांग्लादेश हो गया और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसमें इस तरह के पर्सनल लॉ को बैन किया गया है, तो इसका मतलब वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उसे समाप्त किया जा सकता है या उसे नकारा जा सकता है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होने से न्यायपालिका के ऊपर से बोझ कम होगा, क्योंकि अभी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में करोड़ों की संख्या में वाद जो है लंबित पड़े हुए हैं। पर्सनल लॉ फ्रेमवर्क इतना जटिल होता है कि कई बार कहते हैं केस कहते हैं बहुत लंबे खिंच जाते हैं और उनमें कोई डिसीजन नहीं आ पाता है। इसके साथ ही न सिर्फ कहते हैं हिंदुओं के सामाजिक ढांचे में इससे परिवर्तन आएगा, बल्कि मुस्लिमों की सामाजिक स्थिति में भी इससे परिवर्तन होगा और इसी प्रकार से जो अन्य जाति हैं, उनके भी पर्सनल कहते हैं जो ढांचा है उसमें
परिवर्तन होगा। परंतु ये सबके लिए अच्छे के लिए है, तो इसलिए परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। सरकार के सामने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कई दिक्कतें हैं, कई मुश्किलें हैं जिसके कारण सरकार इतने लंबे समय से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं कर पाई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 और 26 इसका उल्लंघन माना जाता है कि अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो जो उनको कहते हैं रिलीजन के लिए फ्रीडम दिया गया है वो उसका उल्लंघन करेगा। इसी प्रकार से कहते हैं आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो किसी दूसरे के कहते हैं अधिकार को रोकता है तो वो इल्लीगल होगा। मान लीजिए अगर किसी कानून में कहते हैं शादी करने का प्रावधान है तो उसमें डिवोर्स लेने का भी प्रावधान है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार के भी 2 रुख रहे हैं। 1991 से लेके 2014 तक जो सरकार का रुख रहा है वो अवॉइड करने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यक है और इतना बड़ा वोट बैंक है तो उसमें इंटरफेरेंस करना सरकार ने ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने इससे खुद को दूर ही रखा और उनका कहना था कि अगर अल्पसंख्यकों के बीच से इस तरह के बदलाव की माँग आती है, वो तभी इसमें बदलाव करेंगे। 2019 से सरकार की तरफ से धर्मगुरुओं और अल्पसंख्यकों के हितधारकों के साथ मीटिंग को बढ़ावा दिया गया है और मीटिंगों को काफ़ी आगे बढ़ाया गया है ताकि एक प्लेटफ़ॉर्म पे दोनों आएँ और इसका एक मसौदा तैयार किया जा सके। क्योंकि सरकार के पास में इस समय बहुमत है और कहा जा सकता है कि अभी सरकार के पास में पूरी तरह से सत्ता उनके पास में है और वो अगर चाहते हैं तो वो कहते हैं समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। परंतु इसमें अल्पसंख्यकों का एक डर है, उन्हें कहीं न कहीं ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाएँ या इस तरह का कानून हो कि जो उनको दबाने का प्रयास करे। परंतु ऐसा नहीं है, समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य ये है कि एक राष्ट्र है, तो उसमें एक तरह के कानून होंगे, तो उससे क्या होगा कि न्यायपालिका का काम करने का ढंग भी अच्छा होगा और केसों का जो इतना पेंडेंसी है, वो भी नहीं रहेगी और केसों के डिसीजन जल्दी-जल्दी लिए जा सकते हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार और बाकी सारी पार्टियों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। जितने भी अल्पसंख्यक धर्मगुरु हैं और उनके हितधारक हैं, उनके साथ मिलकर बात करनी चाहिए और सरकार को एक ऐसा ड्राफ्ट बनाकर दिखाना चाहिए जो कि सबके बीच में जाए और सब लोगों से उनकी राय ली जाए। जब सारे लोग इसको अप्रूव कर दें तो उसको सरकार को सदन के माध्यम से पूरे देश में एक साथ लागू करना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ों के साथ में डिस्कस के साथ में और सबकी राय लेते हुए अगर इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कहते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के लिए, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा और लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और हर कोई चाहता है कि उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए कानून बहुत अच्छा हो, उसको प्रोटेक्ट करने वाला हो और उसके अधिकारों की रक्षा करना वाला हो। जब इस तरह की अच्छी नीयत के साथ में सरकार पहल करेगी, तो जनता भी उसको खुले दिल से स्वीकार करेगी। तो एक ऐसा न्यायोचित कानून जो सबके हितों को एक समान देखता हो और सबके ऊपर एक समान लागू हो, इस तरह का आदर्श आचार संहिता बनाए जाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा